अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू सुबह बखैर पाकिस्तान। उज़्मा खान के साथ आप लोगों को वेलकम है सुबह बखैर पाकिस्तान में। उम्मीद है एक नया खूबसूरत एनर्जी, पॉजिटिव और वाइब्रेंट दिन आप लोगों का शुरू हो चुका होगा। हमारा हर दिन का मैसेज यही होता है कि दिन जैसा भी हो आपने उसको कमाल बनाना होता है, आपने अंदर उसके जमाल लाना होता है, ऐसा बेहतरीन बनाना होता है कि जो आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं ज़िंदगी के, वो सबको पूरा करना होता है। लेकिन उसके लिए ना दो तीन आपके ना पैरामीटर्स है जिनको बड़ा ज़रूरी आपने पूरा करना होता है। एक तो ये कि आप जो आपके गोल्स हैं आप उनके बारे में कंफर्म हो, आप उनके बारे में परसिस्टेंट हो कि इनको पूरा करना है। दूसरा, आपका तवक्कुल अल्लाह के ऊपर कि जो भी मैं कर रहा हूँ मेरी एक हद तक एक मेरी कैपेसिटी है, मैं इतना ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और अगर वो आप करके छोड़ देंगे अल्लाह पे तो फिर उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। होता ये है अक्सर लोग बिल्कुल हाथ पैर नहीं हिलाते, बैठ जाते हैं, बस सिर्फ दुआ मांगते हैं या फिर ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला कर लेंगे। वो बेशक एक अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन अगर आपके हाथ में चीज़ें हैं और उसके बावजूद आप कोशिश नहीं करते, उसके बावजूद आप जो भी आपका गोल है उसको अटेन करने की कोशिश नहीं करते, तो इवेंचुअली होता ये है कि उसके वो रिजल्ट नहीं, दूरस रिजल्ट्स नहीं मिलते जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए तवक्कुल तो करना है अल्लाह पे, क्योंकि अल्लाह ही सारे काम करता है, लेकिन साथ साथ अपना भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। और तीसरी बात यह है कि किसी भी काम की कामयाबी के लिए, किसी भी आपके गोल की कामयाबी के लिए, किसी दुआ की कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि आप दूसरों के साथ नाजायज़ ना करें, दूसरों का हक ना खाएं, दूसरों के साथ गलती ऐसी कोई चीज़ ना करें जिसकी वजह से उनकी चीज़ें ख़राब हो। जब आप ये चीज़ करते हैं ना तो इतना आसान हो जाता है कि आपके कितने कोई भी गोल हो ज़िंदगी का, वो गोल पूरा होने की तरफ जाता है। बस करना ये है कि खुद से ज़्यादती ना हो। कोई कर भी जाए तो कोई मसला नहीं है, अगर उससे ज़्यादती है, इंसान है ना, उसकी इतनी कैपेबिलिटी है, वो इतना ही सोच सकता है। खुदा थोड़ी है, खुदा ही है जिसका दिल बड़ा है और जो हम इंसानों के साथ गलत नहीं होने देता। तो अगर कोई कर भी जाता है तो उसको रहने दीजिए। आप जो हैं, आप किसी के साथ ज्यादती ना करें। आपकी जो नींद है वो ये सोच सोच के रातों को हराम ना हो कि आपकी वजह से किसी के साथ गलत हुआ है, किसी की ज़िंदगी ख़राब हुई है, या कोई परेशान हुआ है या गमगीन हुआ है। बस ये आपके ना हमारे कुछ कहते हैं मांत्राज हैं, कुछ सीक्रेट, मेरे ख्याल सीक्रेट तो नहीं होंगे, सारी दुनिया जानती है, सिर्फ मुश्किल वाले जो है पैरामीटर्स हैं, अगर आप इनको पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह दुआएं भी पूरे होंगी, काम भी आसान होंगे और ना सिर्फ ज़िंदगी भी बेहतरीन हो। क्या न्यूज़ हैं जो हमारी टीम ने की है शेयर? क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान ने वक्त से पहले ही जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, तेहरान की भी तस्दीक। बड़ा ही आई वुड से एक टाइम की और एक बहुत कीमती एक ये मेमोरी है, हमारी घड़ी है जो ना सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में भी आई है, लेकिन इसके अलावा एक अमन की बात है जो पूरी दुनिया के लिए, जिसके ना बहुत बेहतरीन नताइज हैं। और बहुत खुशी है हमें कि यही हमारा प्लेटफॉर्म था जहाँ से हम कंटिन्यूसली न्यूज़ देते थे। ईरान में ईरान के ऊपर बमबारी कर दी गई, ईरान का स्पेशली जो वो स्कूल वाला वाक़या था जो दिल दहलान देने वाला था, वो भी जब हम लोगों ने यहाँ से न्यूज़ ब्रेक की थी, आई कुड रिमेंबर माई इमोशंस, हाउ बैड इट वॉज फॉर मी। और बात नहीं हो रही थी फ़लस्तीन का, कम था दुख के, उसके बाद से ईरान की आप न्यूज़ शेयर करना शुरू हो गए थे। तो मैं वो भी मोमेंट्स थे और उसके बाद से कंटिन्यूसली ये जो आपके खलीजी ममालिक पे अटैक्स थे और काउंटर अटैक्स थे और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि कुछ समझ नहीं आती। अब ना हरमस बंद हुआ तो अमेरिका आके बैठ गया, उसकी अलग धमकियाँ और बातें, और इसराइल के साथ उसके वो सब। तो इट वाज अ हैवक। हम लोग न्यूज़ दे रहे होते हैं, लग रहा ये होता है कि सिर्फ शेयर कर रहे हैं न्यूज़, लेकिन एक्चुअली हमारे इमोशंस भी इसके साथ जुड़े होते हैं। और अगर कहीं पे भी कोई तकलीफ़ है हमारे मुसलमान बहन भाइयों को या किस तरह से, तो वो आपको बड़ी तकलीफ देता है। लेकिन फाइनली हम उस मुआहदे पे पहुंच गए और हम बड़े खुश हैं, सब बहुत खुश हैं कि ये कितना एक खूबसूरत तरीके से तय पाया है, जल्दी तय पाया है। और साथ साथ हमारे जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तान है उसका नाम बहुत रोशन हुआ है, हर जगह पाकिस्तान का नाम चल रहा है। हमारे आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी बड़ी तारीफ़ हो रही है इसको लेकर, और इसके अलावा हमारे वज़ीर आज़म साहब, उनका भी नाम है इसके दरमियान में। तो सो हैप्पी टू सी कि ये सारी चीज़ हो रही है। अल्लाह ताला इसी तरह से हम लोगों को कामयाबियाँ दे। जी इजाज़ साहब, आप ऑनलाइन हैं?
जी जी बिल्कुल। जी, आई थिंक आपका म्यूट अस्सलाम। था। वालेकुम सलाम। और अब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी जो भी आप कह रहे थे। सॉरी। मैं बिल्कुल जो आपका सवाल था वो मैंने सुना, लेकिन उसके साथ ही अभी जो आपने ईरान के हवाले से बात की और उसमें जो पाकिस्तान का किरदार था, मैं इस पर 1 मिनट की बात करना चाहूंगा। माशाल्लाह से पाकिस्तान का जो नाम आसिम मुनीर साहब और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं, फील्ड मार्शल हैं, और इस वक्त जो सरबाए हुकूमत हैं, प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, इनकी वजह से जो अल्लाह पाक ने हमें एक मुकाम इस वक्त दुनिया में दिया है, जो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल या इंटरनेशनल सलाहकार का, कि ईरान और इसराइल वर्सेस यूएस, ईरान वर्सेस इसराइल एंड यूएस, जो बहुत ही एक खित्ते के लिए तबाहकुन सूरत हाल थी, कि सिर्फ उसके कॉन्सिक्वेंसेस ईरान तक ही महदूद नहीं होने थे, पाकिस्तान भी यकीनन मुतासर हो रहा था। और पाकिस्तान एनर्जी के हवाले से नहीं, बहुत दीगर दीगर बहुत से हवालों से इस जंग की वजह से मुतासर हो रहा था। लेकिन हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब और सॉरी हमारे प्राइम मिनिस्टर की वजह से, इनकी इंटरवेंशन की वजह से, जो एक यूं समझ लें कि एक बहुत बड़ी जंग जो थी उसका खात्मा मुमकिन हुआ। तो इस पर पूरी कौम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और ईरानी जो कौम है यकीनन वो भी मुस्तहिक हैं, लेकिन हमारी कौम बिलखुसूस मुबारकबाद की मुस्तहिक है। फील्ड मार्शल का जो किरदार रहा, प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार उसका यादा भी करते रहे, हर स्पीच में उनका माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर एंड माय फेवरेट फील्ड मार्शल का उनके खास तौर पे खिताब रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, बहुत ही एक वालेहाना और हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। ऐसा ही खैर, है। वी कम टू द टॉपिक। पाकिस्तान कराची में जो साफ पानी के पीने के हवाले से जो पिछले कुछ माह से एक बहुत बड़ी यूं समझ लें कि एक अलमिया है कराची में इस वक्त पानी का। दीगर भी कराची के ऊपर बड़े माजी में भी जुल्म सितम से है कराची ने। पहले एक जमाने में यहाँ बोरीबंद लाशें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और हम्म। भी दीगर मामलात रहे, लेकिन इस वक्त जो कराची के शहरियों को जहां अमन आया है, लेकिन उसके बाद उनकी जिंदगियों में मसलन सुकून सुकून और उनकी जिंदगियों में जो आसानियां आनी थी वो शायद इनके नसीब में अभी उस तरह नहीं है। कराची की बेशतर आबादी, तकरीबन 70 to 80% आप इस वक्त कह सकते हैं कि पानी के मसाइल से दो चार है, उनको साफ पीने का पानी मुयसर नहीं है। कराची की जो योमिया नीड है पानी की वो तकरीबन 1200 अरब गैलन के करीब है, लेकिन जो उसकी रसद है, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमें इस वक्त मुयसर है, इस वक्त हमारे पास पानी अवेलेबल है, वो तकरीबन 6.5 से 7 मिलियन गैलन के करीब है। अब ये जो 6 से ये जो 6.5 से 7 मिलियन, 5.5 से 6 मिलियन जो पानी का एक दरमियान में आ जाता है, खिला आ जाती है, जो हमारे पास नहीं है, ये दरअसल पानी अवेलेबिलिटी के बाद जो उसका नाकस एक डिस्ट्रीब्यूशन का अमल है, या उसके अलावा लीकेज है लाइनों की, पुरानी लाइनें हैं, या उसके अलावा अगर बात की जाए जो गैर कानूनी कनेक्शन हैं या हाइड्रेंट माफिया है, उसकी वजह से इस वक्त टैंकरों में तो पानी मुहैया हो रहा है, टैंकरों में तो पानी सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन जो आम लाइनों में पानी मिलना चाहिए वो इस वक्त शहरी उससे महरूम है। गुज़श्ता दिनों आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था कयूमाबाद, वहां पर एफआईआर्स भी लॉन्च हुई और शहरियों के खिलाफ। उसके अलावा भी कराची के हर दूसरे कोने में, हर दूसरे जिले में इस वक्त गुज़श्ता दिनों मलीर में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, ये पानी अब गुलशन इकबाल जैसा इलाका भी इस वक्त पानी से महरूम है, वहां भी पीने का साफ पानी मुहैया नहीं किया जा रहा। टैंकरों में तो आपको जा बजा जो 1000 गैलन का जो कैपेसिटी का टैंकर था, जो गवर्नमेंट रेट पे 1500, 1550 रुपए में मिलता था, इस वक्त वो 3000 रुपए में भी नहीं मिल रहा। जो ये मामला है ये सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा। वाटर बोर्ड का जो यहाँ कराची में एक कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, वो बराए नाम है, उसकी जो लीडरशिप है या जो उसके एमडी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक
तीन से 4 महीने का इस वक्त कराची में एक शॉर्टफॉल है पानी का, लेकिन उस पर कोई वो खास कोई एक वो नहीं दे सके अपना मुद्दा कि भाई पानी की शॉर्टफॉल क्यों है, पानी की अदम दस्तयाबी क्यों है। वो सिर्फ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक पर डाल देते हैं कि के इलेक्ट्रिक के शॉर्टफॉल की वजह से लाइनें फट गई हैं। अब वो जो लाइनों की मुरम्मत है वो एक ऐसे सीजन में कर रहे हैं, पीक सीजन में कर रहे हैं जब गर्मी उरूज पर है, पानी की जो नीड है वो ज्यादा से ज्यादा है, और उसमें जाके वो लाइनों की मरम्मत कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो आवाम परेशान है उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। आवाम सड़कों पर है, आवाम गलियों मसन से निकलकर इस वक्त मेन शाहराहों को ना हाईवेज को बंद कर रही है। लेकिन हुकूमत की सतह पर कोई इनकी दादरसी नहीं की जा रही है, हुकूमती सतह पर इनकी कोई भी खातर खा एक जो आवाम को पानी की दस्तयाबी के हवाले से कोई पैगाम जाना चाहिए, कोई खास मूवमेंट होनी चाहिए कि वो पानी को जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। वो इसमें मुकम्मल शहरी हुकूमत मुकम्मल तौर पर और सूबाई हुकूमत भी इसमें कहीं अपना हिस्सा डालती हुई नजर नहीं आ रही, वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज साहब आपका। थोड़ा सा हमारा टाइम शॉर्ट था क्योंकि हम म्यूट हो गए थे, हमारे दूसरे ब्यूरो चीफ इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कराची के हालात की अपडेट देने का। पानी का मामला ऐसा है, अभी मैं भी पानी जब पी रही थी तो अफादियत पता चलती है साफ पानी की, जब आपको ना मुयसर हो किस कदर आप तकलीफ और परेशानी में जाते हैं। और आई थिंक मुसलसल 2 महीने कि हम लोग यही न्यूज़ सुनते आ रहे हैं कराची के बारे में, और ये ही कंटिन्यू हो रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है उबैद खान साहब जो कि ब्यूरो चीफ है रोज़ न्यूज़ लाहौर के। इनसे हम बात करने वाले हैं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से अशियाई ज़ुरिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए क्या इस पे किया जा रहा है। तो उबैद साहब आप लाइन पे मौजूद हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ग्राम फरोशी के हवाले से अगर आपकी रिपोर्ट जो हमारे देखने वाले के सामने रखी जाए तो यकीनन वो बहुत ही संगीन और बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि देखें, एक रोज के अंदर 70,000 से जायद लोगों को चेक किया गया जिला इंतजामिया की जानिब से, जिसमें से 3,000 जो रिपोर्ट है जो वाकयात है वो रिपोर्ट में है, और इसी के साथ साथ जो 170 अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया गया था, और 4 के खिलाफ मुकदमात भी जो है वो दर्ज हुए हैं। खासकर रोटी को लेकर, रोटी की कीमतों को लेकर लाहौर शहर के अंदर काफी बबेला दिखाई देता है, क्योंकि रोजमर्रा जरूरियात ये एक अहम बुनियादी चीज है, और वाहिद रोटी की जो कीमत है इस वक्त शहर के अंदर वो 20 रुपए में फरोख्त की जा रही है, जबकि सरकारी जो कीमत है, सरकारी नफ्सनामे के मुताबिक 16 रुपए रोटी की कीमत की चाहिए। और 12,000 के करीब जो लोगों को रोटी कीमतों के हवाले से चेक किया गया, और उसमें से खासकर जो 1,000 के करीब लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और इसमें से कुछ अफराद ऐसे भी थे जो गुनाह फरोशी कर रहे थे कि जिनके खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज हुए हैं बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। हम माजी में भी हम अपने प्रोग्राम में इस तरह बताते रहे हैं कि लाहौर शहर के अंदर सिर्फ रोटी का मसला नहीं है, कि अलावा जो बीफ है, मटन है, चिकन, उसके अलावा उसके साथ साथ रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी के दूध दही की कीमतें हैं, या बहुत सारी बुनियादी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम महसूस करते हैं, उनकी कीमतें जो ओपन मार्केट के अंदर मुकर्रर नहीं है, मन मांगे दामों के मुताबिक आम शहरी को चीजें हैं वो फरोख्त की जा रही हैं, और खासकर शहर के अंदर कुछ चेक एंड बैलेंस ऐसा दिखाई नहीं देता है। हुकूमत ने अगर एक दिन के अंदर कार्रवाइयां की हैं तो आप देख रहे हैं कि उसके बाद आज काफी हद तक चीजों कीमतें जो है वो कंट्रोल नजर आ रही हैं। अगर यही सिलसिला रोज रूटीन में आप कहते हैं कि होता हुआ दिखाई दे, रोज जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो अपना काम कर रहे हों, तो डीसी रेट जो है काफी कम हो सकते हैं। अभी हालिया 2 रोज कबल जो था वो बजट पेश किया गया था, जिसमें 5,000 और 173 5,000 अरब और 173 करोड़ रुपए से जायद जो थे कि जो बजट था उसको मुख्तस किया गया था। यकीनन उसके अंदर एलोकेशन जो की गई थी उसको तकसीम किया गया था, उसमें तालीम हो, सेहत हो, उसके अलावा बहुत सारे शोबे, एजुकेशन और उसके अलावा बहुत सारे शोबों के लिए एलोकेट किया गया। और जहां पर जाहिर है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत वक्त जो है वो अपनी जद्दोजहद कर रही है, अपनी लगातार कोशिशें कर रही हैं, वहीं पर महंगाई की शरह जो है इस माह की अगर मैं बात करूं, माह की पिछले 6 माह की रिपोर्ट आपके सामने बातें करूं तो उसके अंदर काफी खासा इजाफा दिखाई दिया है, महंगाई कंट्रोल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है।
लोगों को जो सहूलियात दी जा रही हैं, जो बजट के अंदर जिस तरह से जो रिलीफ लोगों को देने के दावे किए गए हैं, वो दावे उस वक्त अमली जामा उनको पहनाया जा सकता है कि जब फील्ड के अंदर डीसी रेट को कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि लोग बुनियादी जरूरत के ऊपर जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो महंगाई की शरह के अंदर इजाफा होगा, आम शहरी के ऊपर महंगाई का बोझ जरूर पड़ेगा। और शहर के अंदर की सूरत हाल बजट को लेकर के लोग काफी कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। शायद बजट के, क्योंकि अभी आफ्टर असरात जो आने बाकी हैं, वो तो वक्त जब होगा तरक्याती, फलाही और समाजी शोबों के ऊपर काम हुआ किया जाएगा। मगर इस वक्त जो फिल वक्त जरूरत है शहरियों को, वो है कि महंगाई को हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। जो कीमतें ऊपर मार्केट से मौजूद हैं, वो आम शहरी की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो चुकी हैं। जिस तरह सरकारी रेट के मुताबिक दूध एक बुनियादी जरूरत है, वो 170 रुपए सरकारी कीमत मुकर्रर है, तो शहर के अंदर 240 से 260 तक भी फरोख्त हो रहा है। इसी तरह दही की कीमत 190 रुपए मुकर्रर है और सरकारी कीमत जो है, लेकिन उसके बाद दही जो है वो 260 240 तक फरोख्त हो रही है। रोटी 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। जो चिकन है उसके अंदर काफी खासा इजाफा दिखाई देता है। चिकन खाना मुश्किल हो चुका है। दाल की कीमतों के अंदर, अगर दाल की कीमतों को लेकर मैं बात करूं तो वो शहरियों की पहुंच है वो दूसरी भी दिखाई देती हैं। और ये बुनियादी चीजें हैं। अगर महंगाई को हुकूमत ने वाकई ही जब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आम शहरी तक ना तकलीफ पहुंचेगा और ना ही आम शहरी जो है इस बजट से खुश होगा, ना ही जो हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं उससे मुतमईन होगा। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और स्पेशली जो ये आपका प्राइस कंट्रोल है, और उसको आई थिंक हेड भी सलमा भट्ट कर रही हैं, उनका भी यही है कि मुसलसल कार्रवाइयों के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे इसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आई थिंक पंजाब का इजला इतना बड़ा है और इतने ज़्यादा ये इस पर फैला हुआ है कि पॉसिबल नहीं होता कि आप ना इन सबको कंट्रोल कर सके। लेकिन स्टिल वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ प्राइसेस को कंट्रोल करें बल्कि देखें। उबैद खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेयर करने के लिए न्यूज़ हमें कि महंगाई की क्या सूरत हाल है और स्पेशली प्राइसेस को लेके क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जैसे कि हम लोग शेयर कर रहे थे आपके साथ ईरान की न्यूज़ का, और हम अपनी एक कहते हैं खुशी की खबर है ना जी, हम उसको बता रहे थे कि कैसे पाकिस्तान का रोल उसके अंदर रहा है। इसके अलावा एक पूरे ओवरऑल ग्लोब के ऊपर इसका कितना क्या इफेक्ट रहा है। तो कहते हैं जी, अमेरिका और ईरान ने वक्त से पहले ही जंग बंदी माहदे पर दस्तखत कर दिए, तेहरान की भी तस्दीक। अमेरिका और ईरान ने तयशुदा वक्त से पहले ही जंगी माहौल के खात्मे और अपनाए हरमस की बहाली से मुतल्लिक मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद मुआहिदा बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। अमरीकी और ईरानी हुकाम की जानिब से इस पेशरफ की तस्दीक करते हुए बताया गया कि दोनों ममालिक के सदूर ने मुआहिदे के हतमी मतन पर दस्तखत किए, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी कम करने और बहरी आमदोरफ्त को मामूल पर लाने के इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक इब्तदाई मनसूबे के तहत इस मुआहिदे पर दस्तखत जुमे को स्विट्जरलैंड में होने थे, ताहम फरीकैन ने हालत की नज़ाकत और आबनाए हरमस की जल्द बहाली की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए तयशुदा वक्त से पहले ही तमाम रस्मी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। अपनाए हरमस को दोबारा फाल बनाने और दोनों ममालिक के दरमियान पहले ही इत्तफाक के राय मौजूद था, इसीलिए मुआहिदे पर जल्द अमल दरामद को तरजीह दी गई। इस दौरान मुआहिदे के मतन की इशाअत और सफाती तरीक़ाकार भी दोनों जानिब से तफसीली मुशावरत की गई। ये थी कुछ तफसीलात जो कि की गई हैं। उसके साथ साथ ईरानी सदर ने अपने और ट्रंप के दस्तखुशुदा मुआहिदे की कॉपी मीडिया के साथ भी शेयर कर दी है। ईरान के सदर ने अमरीका के साथ होने वाले जंग बंदी मुआहिदे की कॉपी मीडिया के साथ शेयर कर दी, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी दस्तखत मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहला मौका है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला मुआहिदा इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के जरिए हुआ है। वाज़ेह रहे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे की तकरीब जुमे को स्विट्जरलैंड में होनी थी, जिसमें अमरीकी ईरानी वफ़द समेत सालसी का अहम किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान समेत सऊदी अरब, कतर, तुर्किया और मिस्र के कायदीन भी शरीक होंगे।
तो ये है जी कुछ न्यूज़ जो कि हमारी ईरान के मुआहदे के मुतल्लिक थी। बहुत खुशी की खबर है हम सारे सब कौम के लिए, और स्पेशली जो हमारी एफ़र्ट्स थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, हमारी गवर्नमेंट की भी तरफ से भी, वो पूरी हुई है। और इस पे हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं अपने पूरे मुल्क को भी और अपने सारा जो इसमें निज़ाम में मौजूद थे सब लोगों को भी। तो अभी वक्त हुआ चाहता है न्यूज़ ब्रेक का। जल्दी से लेते हैं ब्रेक, देखते हैं कौन सी न्यूज़ है जो न्यूज़ टीम ने से करनी है, आप उन्होंने आपसे शेयर। लेकिन हमारी शॉर्ट ब्रेक है, तो जल्दी से शॉर्ट ब्रेक लेके वापस आते हैं और शो को कंटिन्यू करते हैं। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली थी छोटी सी ब्रेक ताकि आए जल्दी से वापस और देखें कि कौन सा टॉपिक है अब जो हमने स्पेशल आपके लिए किया है चूज़, और बुलाया है स्पेशल मेहमान को ताकि कर सके हम इस पे डिस्कस। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मरियम शबीर ने, जो कि एक्सपर्ट है क्लाइमेट चेंज पे, माहिर मौसमियाती तब्दीली। जो आजकल चेंजेस हो रही है पाकिस्तान में, बढ़ता हुआ चैलेंज है, उसके ऊपर हम करेंगे डिस्कस, किस तरह से हो रहा है, क्या है और क्या इसके ऊपर सदेबाब इसका होना चाहिए। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर मरियम। थैंक यू वेरी मच। जी, तो किस टॉपिक के ऊपर आज आप बात कर रही हैं, क्या हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हैं, प्लीज कीजिए। जी अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है आप अच्छा, देखें, ठीक उसमें है। एनडीएमए और मेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान ने जो अलर्ट जारी किए हैं, उसमें ख़ासतौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जो है और सदर्न पंजाब में जो है वो बारिश का इम्कान है, और बाकी शहरों में भी गरज चमक के साथ आंधी तूफान और कुछ जगहों पर यादाबारी का भी इम्कान है। तो उससे ख़ासतौर पर शहरों में अर्बन फ्लडिंग के ख़तरात थोड़े होंगे, क्योंकि हमारे बरसाती नाले आपको मालूम है कि उसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो हर शहर में तकरीबन हुई हुई है, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ एक्सपैंड की हुई हैं, तो पानी को गुजरने का रास्ता नहीं मिलता। इसी तरह नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ अगर आप जाएं तो वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से, जैसे लास्ट टाइम भी मट्टी और कीचड़ और गारे के साथ, पत्थरों के साथ जो है वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से सड़कें आपकी बंद हो गई थी, तो कराकोरम हाईवे जो है वो बंद होने का ख़तरा है। तो ये सूरत हाल ऐसी है, और एनडीएमए ने और मेट डिपार्टमेंट ने एडवाइज़ किया है कि जो शहरी हैं वो मौसम की सूरत हाल को देखे बगैर घर से ना निकलें, और ना ही नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जो है वो ट्रैवल करना जो है वो फिजिबल होगा। साथ ही साथ आप ये देखें कि जुलाई में जो है वो मॉनसून का सिलसिला नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जो है वो शुरू हो रहा होगा, लेकिन इस दफ़ा जो मॉनसून की आपकी बारिशें हैं एल नीनो की वजह से आपकी जो कंडीशंस हैं डेवलप हो रही हैं, अभी तक वो मामूल से कम आपकी बारिशें होंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बारिशें बिल्कुल नहीं होंगी, आपके मुल्क के दूसरे इलाकों में बारिशें होंगी, लेकिन ज़्यादातर हीट वेव्स परसिस्टेंट रहेंगी और ड्राउट लाइक कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूरे मुल्क में रहेगी। इसका मतलब ये होगा कि आपके जो पानी है उसकी किल्लत का सामना जो है वो करने को देखने को मिलेगा। ख़ासतौर पर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि पिछले कई सालों से कराची में ख़ासतौर पर अगर हम बात करें तो जो टैंक्स में पानी आता है, टैंकर माफिया वहाँ पे काफ़ी सरगर्म है। इसी तरह आपके बाकी अर्बन इलाकों में भी जो है पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है कम रेनफॉल की वजह से। तो आपकी ज़राअत भी जो है वो उसकी वजह से मुतासर होने का खदशा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या समझती हैं, एक तो ये कि ये प्रिडिक्शंस हैं, क्या इसके रिpercussions हैं, किस तरह से ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन इसके अलावा इसके मेन रीजंस क्या बने, किस लिए ये क्लाइमेट चेंज जो है इसने बहुत ज़्यादा सर उठाया है और प्रॉब्लम इस नहज तक पहुंच चुके हैं। जी देखिए, जैसा कि सबको मालूम ही है, अंदाज़ा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं हमारी, जिसको आप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भी आपकी गैसेज में शामिल होती हैं, वो दुनिया में जो है वो उसका अखराज काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो रहा है। ख़ास तौर पर जो अमीर ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर इस साल पर मैं फोकस रहूँ तो आप देखें कि इसमें आपकी एल नीनो लाइक कंडीशंस जो है वो डेवलप हो रही हैं, जिसमें होता ही है कि आपका पैसिफिक ओशन में एक नेचुरल वेदर सिस्टम है जो इन्फ्लुएंस करता है उसको। कार्बन सिंक एक तरह के आपके ओशंस होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी कैपेसिटी जो है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से अभी तक जो साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो आपका 95 से लेके 97% तक जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि आपकी एल नीनो लाइक कंडीशंस जो है वो परसिस्ट करेंगी, और 2027 में जैसे आप एंटर होंगे तो बहुत ही एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस साल में अगर आप रहें तो इसमें
में नीनो कंडीशन की आपकी जो है वो कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, जिसकी वजह से आपके जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ की तरफ जो है वो कुछ बारिशें आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से आपके जो लोअर राइपेरियन है हमारा, यानी कि जो सिंध के जो दूसरे इलाके हैं हमारे दरियाई सिंध के इंडस रिवर के जिसको हम बोलते हैं, वो आपके तुगयानी उनमें आ सकती है नॉर्दर्न एरिया की तरफ से जब बारिशें हो रही होंगी। इसी तरह सदर्न पंजाब में हमने हमेशा देखा कि ख़ास तौर पे जो सदर्न डीजी खान डिवीज़न जो है यहाँ पर हमेशा ही आपकी जो है वो वल्नरेबल होता है आपकी फ्लडिंग की वजह से, आपके जुलाई से जब मानसून स्टार्ट हो रहा है। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको जो है वो आपके वेदर पैटर्न्स जो है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, और जो मैंने आपको वजह गिनवाई इस साल आपको ड्राउट लाइक कंडीशन वगैरह में भी वो भी आपकी परसिस्ट कर रही होगी और हीट वेव्स आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होंगी। एग्जैक्टली ठीक है। इसकी वजह से कोई एग्रीकल्चर के ऊपर एक क्या मेन डिफरेंस है, स्पेशली पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो उसके ऊपर क्या बाकी ममालिक के कंपैरिजन में ज़्यादा इसके असरात नुमायाँ होंगे? देखिए, जो एल नीनो की कंडीशंस इस वक्त डेवलप हो रही हैं, इसमें आप देखें कि जो एशिया का खिता है, साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया का खिता है, इन सब पे आपके इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ रहे होंगे। जहाँ तक ज़राअत का ताल्लुक है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जब पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, आपके बिलो नॉर्मल रेनफॉल आपका होगा, और हमने ये भी देखा है कि हमारे रेजरवायर्स की कैपेसिटी किस तरफ जा रही है। हमारे रेजरवायर की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा पानी उसमें स्टोर हो सके, तो वो आपकी जो है वो ऑफ कोर्स जो है वो पानी की कमी का सामना होगा, आपकी ज़राअत उससे मुतासिर होगी। लेकिन साथ ही साथ एक और चैलेंज आपका ये भी है कि जो आपकी जो आपकी हीट वेव्स लाइक कंडीशन है, जो आपका नमी का तनासुब हवा में जब बढ़ रहा होगा मानसून जैसे ही जुलाई में आप एंटर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो किसानों ने जो गंदुम स्टोर करके रखी हुई होगी उस पर पेस्ट अटैक जो है वो होने के खतरात ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में किसानों को ट्रेन करना कि वो किन एहतियाती तदाबीर के मुताबिक जो है वो अपने फसलों को स्टोर करें, बीज को स्टोर करें, ताकि अगली फसलें बोने के लिए या मार्केट में सेल करने के लिए जो है वो इस काबिल हो, उनको थोड़ा ट्रेनिंग देना और उन्हें आगाह करना बड़ा ज़रूरी होगा। साथ ही साथ आप ये देखें कि जो ये सारी कंडीशंस आपकी हैं, इसकी वजह से आपकी जो है वो मलेरिया, डेंगू, ये आपके ऐसे मर्ज़ हैं जो आपके बढ़ते हैं। साथ ही साथ जो बरसात की वजह से आपके बरसाती नाले या अर्बन फ्लडिंग होती है, या जो वल्नरेबल इलाके मैंने आपको बताए उसमें आपका चूँकि पानी जो है वो हमारे यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो बहुत गंदा आपका पानी होता है, जिसकी वजह से आपके स्किन डिजीज़ बढ़ती हैं। स्नेक बाइटिंग के जो है जो सदर्न पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे ख़तरात बढ़ जाते होते हैं फ्लडिंग की वजह से। स्किन डिजीज़ होती हैं, स्टमक इश्यूज़ आपके होते हैं, तो हेल्थ क्राइसिस भी साथ ही साथ आपका होता है। सिर्फ आपके ज़राअत के ऊपर असरात नहीं हो रहे होते, यानी कि आपके जो क्रॉस सेक्टोरल किस्म के जैसे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट होते हैं। आपका ये जो समर आपका जा रहा है, मानसून में जो आप दाखिल हो रहे हैं, ये भी आपके क्रॉस सेक्टोरल किस्म के आपके इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। एजुकेशन सिस्टम पे आपका काफ़ी असर होता है, जिसमें आपके स्कूल जब तबाह होते हैं फ्लडिंग की वजह से, या इवन आप हीट वेव्स को सिर्फ आप देख लें जो मुल्क भर में इस वक्त चल रही हैं, उसकी वजह से बच्चों का स्कूल जो है ना मुहाल हो जाता होता है, जिसकी वजह से छुट्टियाँ देनी पड़ती हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी इवन आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एसीज वगैरह हों, जिसकी वजह से जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या स्कूल के बच्चे हैं वो कम्यूट करके जाएं, तो आपको हीट स्ट्रोक के खतरात जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ जाते होते हैं। तो आपको मल्टीपल किस्म के चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ता है, पास में भी करना पड़ता रहा है, अभी भी कर रहे हैं, और अगर इन इश्यूज़ को हमने एड्रेस ना किया टाइमली, तो फ्यूचर में भी आपको इसी किस्म के असरात देखने को मिलते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हमने इसमें इसके जो रीजंस थे वो डिस्कस किए, फिर हमने अभी इसका करंट एक वो इन्वायरमेंट किया, लेकिन इसके कंट्रोल के लिए क्या मेजर्स होने चाहिए? जो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो चुका है, उस डैमेज कंट्रोल को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ काफ़ी ज़्यादा आपकी फैली हैं, जो ख़ासतौर पर बरसाती नालों के ऊपर। इसके अलावा जो आपकी होटल्स हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स है जो दरियाओं के ऊपर और झीलों के ऊपर है, एक तो उसको देखने की ज़रूरत है। सेकेंडली जो है वो आप देखें कि हमारे यहाँ जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ। तो उससे होता ये है कि आपका अगर बारिश का पानी हो या ग्राउंड वाटर हो, आपका कुएँ में पानी जमा हो रहा है, तो उसमें आपके वो इतना कंटेमिनेटेड होता है। इवन आपका हॉस्पिटल वेस्ट उसमें होता है,
आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें आपका होता है, टेनरीज जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनका वेस्ट आपका काफ़ी ज़्यादा उसमें होता है, तो वो इतना पोल्यूटेड होता है कि इस्तेमाल के काबिल नहीं होता अगर आप उसको कम्युनिटीज़ को ट्रेन करके उसको हार्वेस्ट करने की कोशिश भी करें। तो वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा आपके जो मिनी डैम्स और चेक डैम्स हैं उन पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि जब पानी की किल्लत का सामना होता, हमारे यहाँ जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोग्राम है वो इतने मैसिव स्केल पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए अब तक कि आपके पानी की किल्लत का सामना हो तो आपके पास एटलीस्ट पानी मौजूद हो लोगों के लिए कि वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन साथ ही साथ जो सिविक सेंस है उसका प्रिवेल होना बड़ा ज़रूरी है। आप देखें कि अभी हीट वेव्स चल रही हैं, एनडीएमए ने भी एडवाइजरीज इशू की हुई हैं, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग जिनको इंटरनेट का एक्सेस है, जो जाके एडवाइजरीज पढ़ सकते हैं, न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं, उसके बावजूद वो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ निकल जाते हैं, जो कि इस मौसम में निकलना डेंजरस है, क्योंकि आपकी कराकोरम हाईवे ब्लॉक होने का ख़तरा है आपके लैंडस्लाइडिंग की वजह से। हमने पिछले साल भी देखा कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से और जो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ्स हुई। तो इस पर थोड़ा सिविक सेंस को प्रिवेल करना भी बड़ा ज़रूरी है। साथ ही साथ जो टूरिस्ट के तौर पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हम कचरा और प्लास्टिक फेंकते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ जो आपकी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट लेवल पे, अगर हम देखें प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल लेवल पर, आपकी बहुत सारी पॉलिसीज़ इन प्लेस हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट लॉ आपके पास मौजूद है जिसके मुताबिक जिसके अंडर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जो आपका टिम्बर माफिया एक्टिव है जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग के खतरा बढ़ जाते हैं, सैलाबी सूरत हाल भी काफ़ी एग्रीवेट हो जाती है, उसको किस तरह से रोकना है, उस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो आपकी कुछ पॉलिसीज़ हैं उनको रीविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनमें आपको एलीट कैप्चर नज़र आता है, जिसमें जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं जिनको नुकसानात हर दफ़ा होते हैं उनको पॉलिसीज़ बनाते हुए नहीं बिठाया जाता है। तो उनको इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बनाना बड़ा ज़रूरी है, पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है। नेचर बेस्ड सोल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, जिसमें सबसे सस्ता ज़रिया हमारे यहाँ जो है वो दरख्त लगाने का, दरख्त में ही मकामी दरख्त लगाना बड़ा ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को बेहतर कर लें और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर लें, उनका एक फ्रेमवर्क डेवलप कर लें कि किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करनी है। और साथ ही साथ जो मैं हमेशा बात करती हूँ, मेरा ख्याल है मुझे 10 साल से ऊपर हो गए हैं डिफरेंट टॉक शोज़ में ये बात करते हुए, कि स्कूल लेवल पर जैसे इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ और मैथमेटिक्स आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही इन्वायरमेंटल साइंसेस को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट क्लास 1 से लेके इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, ताकि बच्चों में जो है वो शुरू से ही अवेयरनेस आएगी, तभी आपकी सिविक सेंस भी प्रिवेल करेगी। और वही बच्चे जब स्कूल से सीख के जाएंगे माहौलियात के बारे में, तो घर में जाके अपनी फैमिलीज को भी एजुकेट करेंगे, उन्हें भी बताएंगे कि हमें माहौल को लिटर नहीं करना है, प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना है, अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करनी है क्योंकि इसमें एमिशंस इन्वॉल्व होती हैं, आपको कचरा नहीं फैलाना है, फालतू में आपको गाड़ियाँ नहीं धोनी हैं, लॉन को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप छोटे छोटे बच्चों को सिखाएंगे तो ही लॉन्ग टर्म आपको चेंज देखने को मिलेगा। अदरवाइज हम यही रोना जो है वो 10 साल बाद भी बैठ के यही पीट रहे होंगे कि हमारे यहाँ क्राइसिस जो है वो वर्स होते जा रहे हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। और कुछ आपका अपना इनिशिएटिव, आई थिंक आप एक एक्टिविस्ट हैं रिगार्डिंग, अगर क्लाइमेट चेंज को देखा जाए सोशली आप इसके ऊपर काफ़ी एक्टिव हैं, इस पे काम करने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या पर्सनली भी आपका कोई इनिशिएटिव है जिसके ऊपर आपने इसको काम किया है या उसको उस मकसद को आगे लेके चल रही हैं? जी देखिए, जो बड़ा इम्पोर्टेंट जो एक काम जो है, छोटे छोटे काम तो काफ़ी ज़्यादा किए हैं अवेयरनेस रेजिंग के, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें जो इस्लामाबाद में प्लास्टिक पर बैन लगा था, उस पर जो है वो अपने इंस्टीट्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की तरफ से उस वक्त उनके साथ काम करती थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट में स्टेक होल्डर थी, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट ने ये स्ट्रॉन्ग पोजिशन ली थी कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स हैं उन पर बैन लगना चाहिए। और साथ ही साथ जो उसकी एडवोकेसी थी, जो अवेयरनेस रेजिंग थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो इस्लामाबाद लेवल पर किया था। डिजिटल कैंपेन्स जो है वो बगैर फंडिंग के जो है वो अपने लेवल पे मैंने चलवाई थी, ताकि काफ़ी लोगों को इससे अवेयरनेस हो। जो काफ़ी ज़्यादा आपकी अवेयरनेस रेजिंग होती है वो इस चीज़ से भी होती है कि आप जो है वो किस तरह से अपने इर्द गिर्द लोगों को एजुकेट करते हैं। तो जो सीएम पंजाब का जो क्लाइमेट इंटर्नशिप प्रोग्राम था, उसको इम्प्लीमेंट करवाने में, जो टेक्निकल नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करवाने में जो है वो मैंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया था। जो इस दफ़ा इंटर्नशिप का कोहोर्ट चल रहा है 3 महीने के लिए, तो उसमें एजुकेट जो है वो यंगस्टर्स को किया था कि किस तरह
से जो है वो अपनी लाइफ में वो चेंजेस ला सकते हैं, कंट्रीब्यूट किस तरह से पॉजिटिवली कर सकते हैं माहौल के लिए। और अभी जो जिस टॉपिक पे मैं रिसर्च कर रही हूँ, तहकीक कर रही हूँ, वो आजकल जो है वो क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन पे है, क्योंकि क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन आप देखें कि पाकिस्तान में जो फ्लडिंग है, जो हीट वेव्स हैं, जो आपके बाकी क्लाइमेट के ट्रिगर्स हैं जैसे ग्लॉफ वगैरह हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको लोग डिस्प्लेस होते हैं। हमने ये भी देखा कि 2025 में भी जो है वो 33 मिलियन के अराउंड लोग जो है वो इंटरनली डिस्प्लेस हो गए थे। तो बहुत सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग डिस्प्लेस होते हैं, तो इसमें डेटा का आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा फुकदान है इस टॉपिक के ऊपर। तो इसको रिसर्च करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप जब डेटा प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट्स को, पॉलिसी मेकर्स को, तो वो एक इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजंस बनाते हैं। साथ ही साथ जो है वो सेंसिटाइज करना गवर्नमेंट्स को, पॉलिसी मेकर्स को, कि किन जगहों पर वो गलत इक़दाम ले रहे हैं, किन जगहों पर उनको फोकस करने की ज़रूरत है। ये काइंड ऑफ पुश करना, जो अपनी कैपेसिटी में जो है वो ये करने की कोशिश जो है वो पिछले 13-14 साल से जारी है, और हमारी कैपेसिटी में हम यही जारी भी करते रहेंगे। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर कुछ आपकी लिमिटेशंस भी होती हैं, जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट्स को स्टेप इन करना होता है। जैसे अगर सिलेबस चेंज की मैंने बात की, तो उसमें आई एम रेडी टू बी पार्ट ऑफ दैट, कि किस तरह से उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए डिफरेंट लेवल्स पे, 1 क्लास से लेके 2, 3, 4, 5 तक किस लेवल पे पढ़ाएं, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करें। बिल्कुल उस पर मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको फंड्स चाहिए होते हैं, उसमें आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। और हमारे यहाँ जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते सिलेबस चेंज के लिए। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी आपकी इस्लामाबाद लेवल पे, पिंडी, आप मुख्तलिफ इलाकों में देखें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं कि वहाँ पे जो लेक्चर्स पढ़ाए जाते हैं क्लाइमेट चेंज पे, वो 10 साल पुराने पढ़ाए जाते हैं, जो 10 साल पहले प्रोफेसर्स ने तैयार किए थे। तो ट्रेनिंग करना फैकल्टी मेंबर्स की कि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे उन्हें किस तरह से अपडेटेड इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी है, एक्टिविज्म को किस तरह कंटिन्यू रखना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से करना है हमने अपना केस, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में करती हूँ, हमारे जिस इंस्टीट्यूट्स के साथ मैं काम करती हूँ वो भी करते हैं, मीडिया में आप जैसे लोग जो है वो कर रहे होते हैं इसको एडवोकेट। तो एवरीबडी इज़ लाइक, जो मुझसे मुंसलिक लोग हैं वो इस रोल को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी रियली होप कि कुछ हमारे बात करने से, कुछ हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हों, और वो अगर एक चीज़ पे भी अमल करना शुरू करें तो दैट इज़ लाइक ह्यूज सक्सेस, क्योंकि कतरा कतरा दरिया बनता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों को प्लास्टिक के ख़िलाफ़ एडवोकेट करते हुए मैंने इवन ये भी देखा है कि वो कहते हैं कि अच्छा ये मैं एक प्लास्टिक की बॉटल फेंक दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, या एक शॉपर में फेंक तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जब मैंने उनको एडवोकेट किया, उनको समझाने की कोशिश की कि भाई एक जो प्लास्टिक बैग आप इस्तेमाल कर रहे हैं बेस्ड ऑन कंपोजिशन थिकनेस, 100 साल से लेके 600 साल लगते हैं उसको डिकम्पोज होने में। तो आप सोचें कि अगर एक बंदा साल में कितने शॉपर आप फेंकेंगे, तो उससे क्या ही जो हमारी ज़मीन है उस पर असरात होंगे। तो बहुत सारे लोगों में इस तरह इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, उनमें चेंजेस आए हैं जो मुझसे मुंसलिक लोग हैं, जो इंस्पायर हुए हैं। तो कुछ काफिशात जो है वो जारी हैं ज़िंदगी भर। हमारा तो इसी डोमेन में है, इसी फील्ड में है, और ज़िंदगी भर इसी पे काम भी करना है। तो अपनी कोशिशें जो है वो अपने एंड से हम जारी रखेंगे हर एक स्टेक होल्डर को पुश करने में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम आपका। बड़े ही अच्छे तरीके से आपने क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, किस तरह से होता है, क्या रीज़न्स हैं, क्यों ये हमारे ना सिर्फ माहौल के लिए बल्कि ज़राअत के लिए बिल्कुल ये इफ़ेक्टिव नहीं है, और कैसे ये डिफरेंट इसके ऊपर ड्रास्टिक किस्म के ना एडवर्स ये इफ़ेक्ट्स लेकर आता है। तो बड़े अच्छे तरीके से मरियम ने एक्सप्लेन किए, और किस तरह से वो इस पर काम कर रही हैं। उन्होंने हमें US से ज्वाइन किया था, US में वो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव को ना सिर्फ देखती है बल्कि अपने पाकिस्तान के लिए भी इन चीज़ों को देखने की कोशिश कर रही हैं। सो थैंक यू वेरी मच मरियम फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम द स्पेशली टाइम जोन का थोड़ा डिफरेंट भी है, स्टिल उन्होंने इसके ऊपर टॉपिक पे बात करना पसंद की और हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। अब वक्त हुआ चाहता है न्यूज़ एक हमारी, पहले तो आती थी न्यूज़ ब्रेक, अब हमारी आती है शॉर्ट ब्रेक। जल्दी से लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं और शो को कंटिन्यू करते हैं। सो सी यू आफ्टर द ब्रेक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली थी छोटी सी ब्रेक ताकि जल्दी से वापस आए और देखें कौन से नए गेस्ट हैं जो हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ शेयर करने लगे हैं आज की न्यूज़। हमारे साथ मौजूद है मलिक फैज साहब। इन्होंने करना है जो खैबर पख्तूनख्वा में बजट की हतमी मंजूरी और तारीख के हवाले से अभी तक तजब्बुब का शिकार दिखाई दे रही है। तो जी मलिक फैज साहब आप लाइन पे मौजूद हैं? जी ठीक है, अभी ये बताइए क्या बजट के हवाले से क्या न्यूज़ है आपके पास? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 3 मरतबा बजट सेशन जो है वो मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि पहली दफा खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली का जो इजलास है बजट सेशन का वो 15 तारीख को तलब किया गया था, लेकिन बाद फिर 14 तारीख के रात की आखिरी हिस्से में उसको तब्दील करके 17 तारीख को मुख्तस किया और इजलास बुला लिया, लेकिन 17 तारीख को भी नहीं हो पाया और अब जो है तकरीबन 19 तारीख का उन्होंने डेट दिया है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि शायद ये 19 तारीख जो है उसको भी मुलतवी किया जाएगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जो मुशीर है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो माविन खसूसी थे पहले और अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और दीगर जो वज़रा है उनसे जब हमारी बातचीत हो गई तो उनका यही कहना है कि बजट पास करने से पहले जो है वो बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात जो है वक्त का तकाजा भी है और वो जरूरी है, लेकिन ये है कि अब उनके साथ मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई, तो जिसकी वजह से बजट की जो सेशन है 3 मरतबा उसको तब्दील करके मुलतवी कर दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब एक और भी साथ में एक बात सामने आई है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तकरीबन 35 के करीब जो एमपीएस हैं जो मेंबरानी सूबाई असम्बली हैं उनके और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी के दरमियान जो है नाराजगी कुछ दिन कबल पैदा। आई थिंक थोड़ा सा ग्लिंच आया है हमारी ट्रांसमिशन के जो आप कह सकते हैं ना जो टेक्निकल हमारा फॉल्ट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मलिक फैज साहब हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे। बेसिकली वो बताना ये चाह रहे थे कि वफाक की जानिब से ना फंड्स की अदम दस्तयाबी और सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दरमियान मालियाती तनाव के बायस जो मुकम्मल बजट पेश करने या इब्तिदाई तौर पर 3 माह के अखराजात का बुरी बजट पेश करने पर गौर किया जा रहा है। ये बेसिकली है जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक बजट का मुजव्वजा हजम तकरीबन 2 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़ दी गई है। बजट का हजम तकरीबन 2250 अरब रुपए से 2300 अरब रुपए तक मुतवक्के है। सूबाई हुकूमत का अपना हदफ 150 अरब रुपए है, जबकि वफाक से 1671 मिलियन रुपए से ज़ायद मिलने का इंकशाफ है। बिलियन सूबे को जी आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं फैज साहब? जी जी बिल्कुल जी, प्लीज शेयर कीजिए जो न्यूज़ आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। जी 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 मैं बात कर रहा था कि एक तो खान से मुलाकात ना होने की वजह से तखीर का शिकार है, दूसरी जानिब पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो मजीद जो है वो उसकी दरारें मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया गया है। लेकिन साथ ही साथ सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से ये बताया गया है कि हमारा जो कानूनी टीम है उनका मुशावरत जारी है और बहुत जल्द ये फैसला मंजर यहाँ पर आ जाएगा कि तिमाही बजट जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वो पेश करेगी। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब का ये बताना है कि वो कहते हैं कि अभी तक तिमाही बजट के हवाले से हमने न कोई मुशावरत की है, इस हवाले से न कोई फैसला किया गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और ये 3री बार हुकूमत है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी लीडर के पास पावर ऑफ डिसीजन मौजूद नहीं है कि इस हवाले से कोई डिसीजन ले ले और ठोस इस तरह के इकदाम उठाएं कि बजट को पेश करना है, तिमाही बजट पेश करना है या सालाना बजट पेश करना है। लेकिन अभी तक जो बजट का सेशन है वो तखीर का शिकार है। 2 मरतबा उन्होंने इजलास मुलतवी कर दी और अब भी तवक्को ये की जा रही है कि 19 तारीख का जो उन्होंने डेट दिया हुआ है बजट इजलास के लिए, तो हो सकता है कि उसको भी मुलतवी करके दूसरा डेट दिया जाए। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा साहब से जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी, मेरी जाती तौर पर उनसे गुफ्तगू हुई, तो उसका यही कहना था कि हम इसलिए तिमाही बजट पेश कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर हो सकता है कि बानी पीटीआई के साथ हमारी मुलाकात हो जाए और बजट के हवाले से उनके साथ मुशावरत हो। कहना कबल क्योंकि अभी तक तकरीबन गुज़श्ता
मुलाकात नहीं हो पाई तो मजीद ये जो 2-3 माह के अंदर अंदर सलमान अकरम राजा साहब, ये बताना है उनका कि 3 माह के अंदर अंदर हो सकता है कि बानी पीटीआई से मुलाकात हो, लेकिन यह भी पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहे। तो इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है काफी हद तक जो ताजर बिरादरी है और जो दीगर सरकारी मुलाजिमीन है उनके अंदर एक किस्म की तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। क्योंकि एक तो खैबर पख्तूनख्वा में, दूसरी बात अगर मैं आपको बता दूं तो बजट के हवाले से जब हमारी बातचीत हो रही थी वज़रा से, तो उसका यही कहना था कि हमने ज्यादातर फोकस जो दिया हुआ है वो एजुकेशन, हेल्थ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दिया है। एजुकेशन और हेल्थ को तो मैं बाद में रखता हूं, लेकिन दहशतगर्दी के वाकया जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आए रोज दहशतगर्दी के वाकयात होते रहते हैं। लेकिन यह है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, उनके जो वसाइल है वो ना होने की बराबर है। जिस हवाले से जब मैंने सवाल किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस के लिए तनख्वाहों के इजाफे के हवाले से कुछ प्लान किया है, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने उनकी तनख्वाहों के इजाफे के लिए मेरे ख्याल से विफाक ने जिस तरह 7% का इजाफा किया तो इसी तरह वो भी करेंगे। लेकिन ये जो है इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की जो हौसले हैं वो मजीद पस्त होने के करीब इसलिए है कि उसके अंदर बहादुरी और साथ ही साथ उसके अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन उनके साथ वसाइल भी नहीं है, उनके साथ इक्विपमेंट्स भी नहीं है दहशतगर्दी से मुकाबले करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ उनकी जो तनख्वाहें हैं, उनकी जो अलाउंसेस है, उनकी जो मरात है वो ना होने के बराबर है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो बजट तैयार किया है वो अवामदोस्त बजट नजर नहीं आ रहा है, अभी तक पेश तो नहीं हुआ। लेकिन जराए से जब हमारी बातचीत हो गई, कुछ वज़रा से मेरी बात हो गई है, तो उसके अंदाजे के मुताबिक ये बजट पेश किया जाने वाला है, तो ये अवामदोस्त बजट नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ हैं सजेशंस जो वहाँ पे आ रही हैं। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि अबूरी एक बजट 3 महीने का भी उस पर भी कंसिडर किया जा रहा है देना। जी जी, 3 महीने के बजट के हवाले से तो ये उसके अंदर भी इख्तिलाफ है, क्योंकि एक तो वजीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा ने वो कहा कि उस हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब का ये बताना है कि कानूनी टीम की मुशावरत मौजूद है और आइन के आर्टिकल्स का उन्होंने बता दिया कि उसके अंदर एक मौजूद है कि हम तिमाही बजट पेश करें। लेकिन यह है कि तिमाही बजट जब वो पेश करेंगे तो हो सकता है कि दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं वो शायद आईनी अदालत में इस चीज को चैलेंज करे, तो उसके लिए भी एक मजीद दर्द सर बनने का खदशा भी है। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि जिस तरह उनकी जो प्लानिंग जारी है, उनकी जो मुशावरत जारी है, एक तो उनके अंदर बयानात के अंदर इख्तिलाफ पाया जा रहा है कि विफाक और सूबे के जो मरकजी जो कायदीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खैबर पख्तूनख्वा और विफाकी और मरकजी जो उनके कायदीन है, उनके दरमियान बयानात काफी हद तक जो इख्तिलाफ है वो नजर आ गया है और नजर आ रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो वज़रा और साथ ही साथ मेंबरान सूबाई असेंबली के अंदर एक किस्म की दरारें मौजूद है, एक तनाव मौजूद है, एक नाराजगी मौजूद है, तो वो नाराजगी मेरे ख्याल से मरकज तक भी फैल चुकी है। क्योंकि गुज़श्ता दिनों जब मेरी बात हो रही थी, मुश्ताक गनी साहब जो साबिक स्पीकर सूबाई असेंबली है, उनका यह बताना है कि उनके साथ विफाक से और साथ ही साथ कुछ MNAs भी जो खान की रिहाई की तहरीक के हवाले से उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर दी है। लेकिन एक तो उन्होंने जाहिरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स को यह दिखाना शुरू कर दिया कि हम खान की रिहाई के लिए तहरीक शुरू कर रहे हैं, लेकिन जाहिरी तौर पर तो यह दिखाया जा रहा है, लेकिन पसे पर्दा उसके अज़ाइम और मकासद जो है कुछ यूं है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये बजट पास करने में भी मुश्किलात डालेंगे और साथ ही साथ आने वाले दिनों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी का जो सीट है, जो वज़ारत आला का जो मनसब है, उसके लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। क्योंकि एक तो 35 के करीब मेंबरान सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा की भी मौजूद है और साथ ही साथ दीगर जो विफाक में उनके जो MNAs हैं उनकी भी कुछ लोग उनके साथ फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हैं, तो उनके अंदर एक तनाव अपना मौजूद है। तो दूसरी जानिब जो उनके अपोजिशन जमाते हैं वो भी उनके खिलाफ इस बजट सेशन में शायद बजट पास न करने पर वो तगु दौ करे। तो हो सकता 3 महीने का तिमाही जो बजट है वो पेश कर रहे हैं या सालाना बजट पेश करेंगे तो काफी हद तक मुश्किलात का सामना हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका फैज साहब, आपने काफ़ी एक डिटेल हमें बजट के बारे में बताया। पेशावर में KPK में जो पेश होने जा रहा है, अभी हमें ज्वाइन किया है गुलाम रसूल बलोच साहब ने, जो कि रहे हैं प्रीवियसली एम्बेसडर, साबिक सफ़ीर रहे हैं। इनके साथ हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर जो बाज़ाब्ता दस्तखत हो गए। जी गुलाम रसूल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आई कैन हियर यू मैम। जी, मैं आवाज आ रही है आपकी। जी, वेलकम टू द शो। कुछ बताइए।
Assalamu alaikum, good morning to you, good morning to all our viewers. आज की मैं समझता हूँ कि सुबह की नशरियात आपकी इससे बेहतर खबर कुछ दिनों में शायद हम नहीं बता सकते थे, लेकिन आज व्हाट अ डे इट इज। आई से एटलीस्ट मैं सुबह उठा हूँ, बहुत ही खुश उठा हूँ जब मैंने देखा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रॉनिकली एग्रीमेंट पे साइन हो गया है। पाकिस्तान की वो कोशिशें, वो काविशें और वो सिंसियर काविशें, वो सिंसियर कोशिशें और वो बड़ी इमेजिनेटिव, क्रिएटिव और प्रोफेशनल कोशिशें फॉर द पीस नॉट ओनली इन द रीजन, लेकिन ये खुशखबरी पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये जंग न सिर्फ अमेरिका जो कि अमेरिका और इजराइल ने इम्पोज की ईरान के ऊपर, उसने इस खित्ते को इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स उसको एक गैर महफूज इलाका बना दिया। हमारे लिए खतरात पूरे इलाके के लिए मिलिट्री और इकोनॉमिक लॉसेस के खतरे जो है वो लाहक कर दिए, लेकिन पूरी दुनिया जंग के, बल्कि लोग तो कुछ कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के दहाने पे आ गए और मईशत का बहुत बड़ा बहरान गया। तो उस तमाम चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की काविशें, जो कि मुझे इस कहने में कोई आर नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो क़यादत है, पहले उन्होंने क़यादत की मारका हक की, जिसमें ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल्जर एंड अ लीडर। इस दफा मैं अगर कहूं तो ये कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा कि ही हैज प्रूव्ड टू बी द सोल्जर ऑफ पीस, एंड आई रियली वांट टू गिव हिम दिस टाइटल in my modest way as a citizen of Pakistan. He is indeed the soldier of peace. He has emerged as a soldier of peace. उसकी क्रिएटिविटी, उनकी persistence और उनकी ऑप्टिमिज्म, जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपना हॉल में, नेशनल असेंबली हॉल में ये माना कि जब पूरी दुनिया ये कह रही थी कि अब जंग नहीं रुक सकती, अब ये दुनिया में और आगे बढ़ेगी जंग, he was the only person, he said no, I will continue to persist, and he did persist, and alhamdulillah he prevailed. और अगर आज एक स्टेटमेंट देखें प्रेसिडेंट ट्रंप की, जो कि साइन करने के बाद उसने दिए, तमाम वो चीजें जो बेसिकली पूरी दुनिया के और खत्ते के लिए और ईरान के लिए बेहतरी में है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि लॉजिकल है कि ईरान को कुछ जो है वो एनरिचमेंट फॉर मेडिकल पर्पसेस देना चाहिए। अगर मिसाइल का है तो अगर खत्ते में और कंट्रीज के पास है तो उसका भी हक है, so on and so forth. Almost exactly what the Irani have been saying, not that we want to promote any one country, we are promoting peace, and we were promoting peace. एक भला, क्योंकि as a responsible state, एक जवाबदार जो होती है स्टेट, रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका बिहेवियर अखलाक पे, कानून पे और इंसानियत पे मदार रखता है। तो हमारी जो काविशें थी अमन के लिए, उनमें कोई हमारा ठीक है, उसके बाद अगर हालात बेहतर हो गए, हमारे मईशत भी बेहतर हो जाएगी, लेकिन इसके पीछे जो मोटिवेटिंग फोर्स थे वो तीन चीजें थी कि हमारा नीबर था, मुसलमान था, अखलाकियात के खिलाफ ये थी, कानून के खिलाफ थी ये जंग, लिहाजा इट हैड टू स्टॉप, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज स्टॉप। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा विन विन एग्रीमेंट जो है वो साइन हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ आप सीधा जो इसकी शिकायत है, जो इसके नुक्ते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे कि किन चीज़ों पे एग्रीमेंट हुआ है। जी हाँ, वो मेरे ख्याल 10-14 नुकात है। उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, ईरान को भी अपना ऑयल जो है दुनिया में बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो क्योंकि उनका बहुत बड़ा जो इंपोर्ट, ज्यादा जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो इसी पे डिपेंड करती हैं, ऑयल पे और गैस पे, तो वो शुरू हो जाएगा। फिर कोई लड़ाई किसी फ्रंट पे भी नहीं होगी, मुकम्मल तौर पे सीज फायर होगा, जंग बंदी होगी, इंक्लूडिंग लेबनान। सबसे अहम चीज है लेबनान, और यही वो ईरान कह रहे थे कि नहीं, हम लेबनान को छोड़ नहीं सकते, और उसकी स्ट्रेटेजिक रीजंस है कि क्यों नहीं छोड़ सकते, वो हम किसी और प्रोग्राम में डिटेल में करेंगे। फिर उसके बाद जो इनरिचमेंट का है, अच्छा एक चीज बताना जरूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए भी, और जो नौजवान सुन रहे हैं जिन्होंने पहले नहीं देखा, कि इसकी 2 एक्चुअली स्टेजेस हैं इस एग्रीमेंट के। एक ये पहला MOU है जिसमें एक लिहाज से
फ्रेमवर्क बताया जा रहा है कि इनमें क्या क्या होगा। तो वो 60 दिन का वक्फा है जिसके दरमियान डिटेल एग्रीमेंट बनेगा, जिसमें न्यूक्लियर का क्या किया जाएगा, जो इनरिच यूरेनियम है, उसके बाद उसके लिए क्या सेफ गार्ड्स होंगे, उसके बाद फिर इस एग्रीमेंट को जो है वो उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा कि कोई भी उसकी वायलेशन नहीं करता। फिर अहम नुकता जो है वो सबसे अहम, जो कि आखिरी है 14, कि इस पूरे एग्रीमेंट को बाइंडिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत यूएन से अप्रूव किया जाएगा, ताकि कोई भी जो साइड है, फरीक है, उसकी वायलेशन ना कर सके। तो मैं समझता हूँ, और फिर अहम जो ईरान के लिए है कि उसके जो उन्होंने फ्रीज किए हुए हैं पैसे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो वापस होंगे। और फिर सैंक्शंस, क्योंकि सैंक्शंस से इकोनॉमिक हालत, अदरवाइज बिलीव मी, Iran would be one of the richest country in the region with this amazing, is about 90% से भी ज्यादा उनके पढ़े लिखे लोग हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं। Despite all these sanctions, उनकी कम से कम 3 यूनिवर्सिटीज that I know of were among the first, the top 500 in the world, जो एक जालिमों ने बमबारी करके खत्म भी कर दी। Among the very enterprising people, plus they are the second largest, इनके पास deposits हैं of gas after Russia in the world. So in a way they are a big player. तो जो इजराइल ने किया हुआ था गुज़श्ता 40 साल से, कि उसने एक नैरेटिव क्रिएट किया हुआ था कि ईरान इज अ थ्रेट टू द रीजन, वो खत्म हो गया। वो अब इनको समझ में आ गई वहां पे भी कि भाई ये खतरा जो है वो ये बेसिस है, जो अमेरिका के इस वक्त 13 बेसिस जीसीसी में, अगर आपस में ये मिलके रहते हैं, एक अपना इंडिजिनस सिक्योरिटी अम्ब्रेला बना लेते हैं, तो दैट इज व्हाट विल इंश्योर देयर सिक्योरिटी। आज ही मेरा एक आर्टिकल छपा है जो आपसे भी मैं शेयर कर सकता हूं आपके मेरे कोऑर्डिनेटर के थ्रू, कि एक नया मिडिल ईस्ट बनना चाहिए जिसके अंदर एक रिकंसिलिएशन हो, अपनी एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला हो। किसी बाहर से उधार मांगी हुई, आप कभी भी अपनी हिफाजत उधार मांगी हुई बंदूक से नहीं कर सकते। ये एक मकोला है जो आम आदमी के लिए भी, मुआशरे में भी, और मुल्कों के लिए भी दुरुस्त साबित होता है। तो आज ये वक्त आ गया है कि अब मिडिल ईस्ट, एक नया मिडिल ईस्ट इंशाअल्लाह होगा, जिसमें पाकिस्तान उसका लाजिम और मलजूम हिस्सा है, एज ए स्टेक होल्डर, एज अ मिडिल पावर, जो कि हम इमर्ज हुए हैं आफ्टर द मार्का हक। तो एक हमने मार्का हक अल्हम्दुलिल्लाह जीता, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सर पे ये भी एक फख्र से कह सकते हैं हम कि ताज आ गया है कि हमने मार्का अमन भी जीत लिया अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के लिए जीता, न सिर्फ पाकिस्तान के खत्ते के लिए, लेकिन पूरी दुनिया के लिए जीता। सो आई थिंक कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर वर्ल्ड who do not like war, who love अमन, जो अमन पसंद लोग हैं दुनिया के, उनके लिए आज सेलिब्रेशन का दिन है। उन सबको मुबारक। इंशाअल्लाह इसी तरह से दुनिया में जो बाकी भी वॉर्स हैं वो खत्म हो, जो ऑक्यूपेशन है जुल्म के तहत, जिस तरह कश्मीर के ऊपर है इंडिया की, उनकी भी लिबरेशन होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह होगी आगे चल के, अल्लाह ने चाहा। तो इस किस्म की जो फोर्सेस हैं, इजराइल, ज़ियोनिज्म, हिंदुत्व, मोदी, नेतन्याहू, इनके अब आखिरी दिन आ गए हैं। दैट इज व्हाट आई थिंक, आई फील, आई अंडरस्टैंड एंड आई रीड फ्रॉम द हिस्ट्री व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, स्पेशली पाकिस्तान को लेके, खत्ते को लेके? क्या आपको कोई ब्लॉक बनता हुआ दिख रहा है कि चाइना के साथ जिस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, तो क्या एक ब्लॉकचेन हमारा भी बनेगा यहाँ पर, जिसमें सऊदी अरब और बाकी ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये लफ्ज जो है ना, वो थोड़ा सा दुनिया, बिकॉज द वे इट वाज, इट्स पार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर मेंटालिटी ऑफ ब्लॉक्स। नो, देयर विल बी नो ब्लॉक्स, देयर विल बी कोalition ऑफ कंट्रीज, जो आपस में, उनको कोalition भी ना करें, कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइज्ड
कोऑपरेशन होगा, कोलैबोरेशन होगा, एक फ्रेमवर्क होगा जिसके तहत मैं बहुत मुझे एतमाद है कि अब एक रैशनल तरीके से एक नई जहद जो है वो मिडल ईस्ट लेगा, जिसमें तमाम कंट्रीज जो रीजन की है वो अमन से रह सकेंगी। अरब ऑलरेडी सऊदी अरब और ईरान ने अपनी जो चाइनीज मीडिएशन से और पाकिस्तान की मीडिएशन से इससे पहले ही वो रिकंसाइल कर चुके हैं। तो अभी इस जंग के बाद जरूरत होगी कि इंशाअल्लाह मेरी ये दुआ भी है और मेरी उस आर्टिकल में भी मैंने सजेस्ट किया है, प्रपोज किया और आपकी इस प्रोग्राम की वसातत से कहता हूं कि एक जो है वेस्ट एशिया और साउथ एशिया में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, पीस कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान इन इस्लामाबाद जो है वो मुनक्किद की जाए, जिसमें तमाम खत्ते के जो पीस लविंग कंट्रीज हैं वो यहाँ आए और एक नया रोड मैप अपने लिए, आई कॉल इट MP5, दैट इज मिडिल पावर 5, जो मुसलमान हैं उनकी एक कोalition कह लीजिए, एक अगर आप ब्लॉक कहना चाहते हैं, ब्लॉक मैं नहीं कहना चाह रहा, एक कोalition बने जिसमें पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की, MP5, ये MP5 का इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इत्तेहाद बनेगा। हाँ, उसका द करेक्ट वर्ड इज इत्तेहाद। तो इन मुसलमान मुल्कों का इत्तेहाद बनेगा जो कि गुर्बत को हटाने में, कन्फ्लिक्ट को हटाने में, जुल्म को हटाने में इस खत्ते में भी, साउथ एशिया के अंदर भी और मिडल ईस्ट के अंदर भी इंशाअल्लाह फ़आल किरदार अदा करेगा और बाहर की जो क़ुव्वतें जो इन मुल्कों में जंगें इम्पोज करते रही हैं गुज़श्ता 70 सालों से, उनको निकाल बाहर करेंगे या उनके सामने खड़े हो जाएंगे और उनको भी मेन स्ट्रीम में अमन की तरफ, पीस की तरफ, कॉमन डेस्टिनी की तरफ और पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड ह्यूमनहुड, आई कॉल इट ह्यूमनहुड इसलिए कि आफ्टर ऑल तमाम इंसान दुनिया में बसने वाले एक ही आदम और हवा की औलाद है। दे मस्ट लर्न टू लिव विथ पीस, एमिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल साहब आपका। आपने बड़ा ही एक कंसेंसस हमें दिया है जो मुआहिदा होने गया है, फ्यूचर में क्या हम इस पे देखेंगे। अभी हमारे शो का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। इंशाल्लाह नई प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। उस्मा सुबह बखैर पाकिस्तान में। अभी के लिए खुदा हाफिज़।